हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी नीट स्टार पॉइंट। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है 11th के फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड पर। वैसे तो मैंने लिविंग वर्ल्ड के और भी लेक्चर बनाए हैं, बट ये लेक्चर थोड़ा सा स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये लेक्चर मैंने खुद के नोट्स का बनाया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर और मेरी नोट्स दोनों पसंद आए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर द लिविंग वर्ल्ड। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं कि लिविंग वर्ल्ड से हर साल तो क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट ये बहुत इजी चैप्टर है। सो इस बार नॉर्मल रीडिंग तो बनती ही है, क्योंकि हम अपनी किस्मत के भरोसे तो कुछ छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हम लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का नाम सुनते हैं, हमारे दिमाग में सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज लिविंग। ठीक है, लिविंग क्या है। तो लिविंग क्या है, इसका आंसर हम तभी दे पाएंगे जब हम लिविंग के कुछ कैरेक्टर को जानेंगे। ठीक है, और वो लिविंग के कैरेक्टर ऐसे होने चाहिए जो ओनली लिविंग में मिले, तभी तो हम कह पाएंगे ना कि कोई चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्टिंग में सबसे पहले हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ लिविंग। एक लिविंग के क्या क्या फीचर्स होते हैं, उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास दो टाइप के फीचर्स होते हैं। एक फीचर होते हैं उसकी डिफाइनिंग फीचर्स, और दूसरी फीचर्स होती हैं नॉन डिफाइनिंग फीचर। अब ये डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग फीचर क्या होता है, तो किसी भी लिविंग की डिफाइनिंग फीचर उसको कहेंगे जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिले। पहली कंडीशन तो ये है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिले, फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड दूसरी कंडीशन ये है कि ये किसी भी नॉन लिविंग थिंग में ना मिले, ओनली कहाँ मिले, लिविंग थिंग में। ठीक है, सो नॉट फाउंड इन नॉन लिविंग। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ फीचर्स हैं। पहला फीचर क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड फीचर है मेटाबॉलिज्म, एंड थर्ड फीचर है कॉन्शियसनेस। ये तीनों ऐसे फीचर हैं जो ओनली लिविंग में मिलते हैं, नॉन लिविंग थिंग में आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब नॉन डिफाइनिंग फीचर क्या होते हैं, तो नॉन डिफाइनिंग फीचर क्या होते हैं, ऐसे फीचर होते हैं जो कि लिविंग में मिल भी सकते हैं और नहीं मिल सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लिविंग में मिलेंगे ही नहीं, लिविंग में मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं। सो कैन बी फाउंड इन लिविंग और मे बी एब्सेंट। लेकिन इन कैरेक्टर की भी एक स्पेशलिटी है कि ये जो लिविंग के नॉन डिफाइनिंग फीचर हैं, ये नॉन लिविंग में भी मिल सकते हैं। मतलब ये ऐसे कैरेक्टर हैं जो लिविंग में मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते, लेकिन इनकी ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये नॉन लिविंग थिंग्स में भी मिल सकते हैं। अभी आगे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो अब बारी बारी से हम इन फीचर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लिविंग की डिफाइनिंग कैरेक्टर को डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। तो लिविंग का जो पहला डिफाइनिंग कैरेक्टर हम लोग लिखे हैं वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब सेलुलर सेल क्या है, तो हमें पता है कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग और लाइफ। सेल क्या है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट है ना। मतलब अगर किसी ऑर्गेनिज्म में एक सेल है तो वो क्या है, लिविंग है। एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास कम से कम एक सेल है,
हम उसे लिविंग मानते हैं, ठीक है। अगर उसके पास एक सेल है तो वो फ्रीली इंडिपेंडेंटली लाइफ को स्पेंड कर सकता है, ठीक है। सो अगर किसी भी चीज़ को लिविंग बनना है तो उसके पास कितनी सेल की ज़रूरत है? कम से कम एक सेल की ज़रूरत है, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ के पास एक भी सेल नहीं है तो वो ऑब्जेक्ट फिर नॉन लिविंग थिंग में आ जाएगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो सेल का होना किसका कैरेक्टर है? लिविंग का कैरेक्टर है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किस में मिलेगी? लिविंग में। सो ये लिविंग की डिफाइनिंग कैरेक्टर है। लिविंग की डिफाइनिंग कैरेक्टर इसलिए है क्योंकि ये ओनली लिविंग में मिलेगी, नॉन लिविंग में तो भाई सेल होगा ही नहीं ना। तो अब हम पढ़े हैं कि जो सेल होती हैं, ये सेल जब ग्रुप में अरेंज हो जाती हैं तो ये सेल आगे चल के टिश्यू बनाती हैं। टिश्यू जब ग्रुप में अरेंज हो जाती हैं तो टिश्यू सिस्टम बनाती हैं। फिर बॉडी में जब बहुत सारे टिश्यू सिस्टम बन जाते हैं तो फिर ऑर्गन्स बनते हैं। फिर इन ऑर्गन्स का जब ग्रुप बन जाता है, मीन्स ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, तो फिर एक होल बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। ऑर्गेनिज्म की एक पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो बॉडी का फॉर्मेशन करने के लिए किसकी ज़रूरत है? सेल की। मीन्स सेल इसकी मूलभूत इकाई है, फंडामेंटल यूनिट है। उसकी स्ट्रक्चर भी बनाने के लिए किसकी ज़रूरत है? सेल की। सो सेल क्या है? लाइफ की बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है। सो हम कह सकते हैं कि ये ओनली लिविंग का डिफाइनिंग कैरेक्टर है, ठीक है। इसके बाद जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है वो है मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? तो ये बहुत इजी सा है। मेटाबॉलिज्म मतलब जैसे कि एक लिविंग बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शन चलती है, अब वो आपका लिविंग बॉडी यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, प्रोकैरियोटिक भी हो सकता है और यूकैरियोटिक भी हो सकता है, ठीक है। अब इन सब चीज़ों के बारे में आई होप आपने ऑलरेडी सुन रखा है, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उन्हें कहते हैं जिनकी बॉडी में ओनली वन सेल होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म उन्हें कहते हैं जिनकी बॉडी में मोर देन वन सेल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो अब एक सेल के अंदर भी रिएक्शन चलती हैं, ठीक है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी रिएक्शन चलती हैं। तो किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर, चाहे वो एक सेल हो या पूरा ऑर्गेनिज्म की बॉडी हो, उसके अंदर जितनी भी रिएक्शन चलती हैं उन सभी रिएक्शंस को एक साथ मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। मान लो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर 100 रिएक्शन चल रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप उसमें से 50 रिएक्शंस को अलग नाम दोगे, है ना, और 50 रिएक्शन को मेटाबॉलिज्म बोलोगे, ऐसा नहीं है। पूरी 100 रिएक्शंस को एक साथ मेटाबॉलिज्म कहा जाएगा। अब मेटाबॉलिज्म जो होता है ये भी दो टाइप का होता है। अब बॉडी में ऐसा थोड़ी है कि हर टाइम पे एक टाइप के ही रिएक्शन चलेंगे, नहीं। बॉडी में कुछ चीज़ों का सिंथेसिस होता है, मीन्स कुछ चीज़ों का फॉर्मेशन होता है, तो कुछ चीज़ों का ब्रेक डाउन भी होता है, मीन्स कुछ मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है। तो जब बॉडी में किसी लार्ज मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन किया जाता है, जैसे कि जब हम लोग खाना खाते हैं, फूड जब इंटेक करते हैं, तो हमारे फूड में क्या होता है? स्टार्च होता है ना। फिर उस स्टार्च का क्या किया जाता है? डाइजेशन किया जाता है, और डाइजेशन करके उसको सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। मीन्स स्टार्च को किस में फाइनली कन्वर्ट किया जाता है? फाइनली उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। स्टार्च एक लार्ज मॉलिक्यूल था, जब स्टार्च को तोड़ा गया तो उससे ग्लूकोज के कई मॉलिक्यूल मिले। तो ये एक तरह की कैसी रिएक्शन हो गई? ये भी एक तरह की मेटाबॉलिक रिएक्शन ही है, मेटाबॉलिज्म ही है। लेकिन मेटाबॉलिज्म में भी किस टाइप की होगी? तो जब कभी भी किसी लार्ज मॉलिक्यूल का
ब्रेक डाउन किया जाता है, उसको छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है, तो इस टाइप की मेटाबॉलिज्म को कहा जाता है कैटाबॉलिज्म। क्या कहा जाता है? कैटाबॉलिज्म। जैसे कि डाइजेशन है ना, डाइजेशन में ऐसा होता है। उसके बाद जो दूसरी टाइप की मेटाबॉलिज्म होता है जो हमारी बॉडी में होता है और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होता है, वो होता है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म का जस्ट उल्टा है। एनाबॉलिज्म में क्या होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को यूज किया जाता है और उनसे किसी लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, तो अगर छोटे छोटे मॉलिक्यूल को यूज करके किसी बड़े मॉलिक्यूल को बनाया जा रहा है तो इस टाइप की मेटाबॉलिज्म को एनाबॉलिज्म कहेंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया। मेटाबॉलिज्म टू टाइप के होंगे, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर होने वाली सभी रिएक्शन को एक साथ क्या कहा जाता है? मेटाबॉलिज्म। अब एक बात और ध्यान में रखिएगा कि हमारी बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन एक साथ होती रहती हैं, साइमल्टेनियसली होती रहती हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, सो इसको क्लियर रखिएगा। थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन एक साथ चलती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि डाइजेशन अलग टाइम में होगा, रेस्पिरेशन अलग टाइम में होगा, एक्सक्रीशन अलग टाइम पे होगा, सब कहीं ना कहीं एक ही टाइम पे चलती रहती हैं। ठीक है, उसके बाद जो एक बात और है, अब इससे आप क्या कंफर्म हो गया आपको? मेटाबॉलिज्म तो उसी में होगा ना जहाँ सेल होगा, जहाँ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। नॉन लिविंग में क्या मेटाबॉलिज्म पॉसिबल है? नहीं। सो इससे ये बात कंफर्म हो गई कि मेटाबॉलिज्म भी एक लिविंग का डिफाइनिंग कैरेक्टर है, ये नॉन लिविंग में कभी मिल ही नहीं सकता। ठीक है, सो ओनली लिविंग में मिल रहा है, मीन्स ये लिविंग का डिफाइनिंग कैरेक्टर है। ठीक है, डिफाइनिंग कैरेक्टर उन्हीं को कहा जाता है जो ओनली लिविंग में मिले। ठीक है, एक लिविंग की पहचान करने के लिए क्राइटेरिया बने, आधार बने, उन्हें कहा जाता है लिविंग का डिफाइनिंग कैरेक्टर। ठीक है, सो अब जो नेक्स्ट हमारा डिफाइनिंग कैरेक्टर है वह है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस को समझाने से पहले एक और टॉपिक है वो मैं क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन। अभी तो मैंने मेटाबॉलिज्म के बारे में बताया, अब आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती हैं? ठीक है, तो जो रिएक्शंस ऑर्गेनिज्म या सेल की बॉडी के अंदर हो रहा है, अगर उस रिएक्शन को हम सुइटेबल कंडीशन प्रोवाइड करा के अगर किसी लैब में टेस्ट ट्यूब के अंदर परफॉर्म कराएं तो इस टाइप की रिएक्शन को आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन कहेंगे। मेटाबॉलिक रिएक्शन तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये लिविंग के अंदर होने वाली रिएक्शन है, और आइसोलेटेड इसलिए कह दिया क्योंकि अब इसको बॉडी से बाहर करा रहे हैं, आइसोलेट करा के करा रहे हैं। ठीक है, सो मैं क्या बता रही थी कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होती हैं? ऐसी रिएक्शन जो कि एक लिविंग बॉडी के अंदर होती हैं, लेकिन अगर किसी कारण से वो रिएक्शंस लिविंग बॉडी में पॉसिबल नहीं हो पा रहे हैं तो वो रिएक्शंस हम लैब में सुइटेबल कंडीशन प्रोवाइड करा के भी कराते हैं। तो ऐसी रिएक्शन जो है तो मेटाबॉलिक रिएक्शन, लिविंग बॉडी के अंदर होने वाली रिएक्शन, लेकिन उनको आइसोलेट करके लैब में भी करा ले रहे हैं, तो इस टाइप की रिएक्शन को फिर आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब चूँकि इनको हम बॉडी के बाहर आउटसाइड द बॉडी करा रहे हैं, सो इन रिएक्शन को हम इन विट्रो रिएक्शन कहते हैं। इन विट्रो रिएक्शन उनको कहते हैं जो बॉडी के आउटसाइड परफॉर्म की जाती है। ठीक है, तो ये रिएक्शन लिविंग रिएक्शन तो हैं, लिविंग रिएक्शन इसलिए हैं क्योंकि इनका ओरिजिन तो लिविंग की बॉडी में हुआ है ना। नॉर्मल कंडीशन में तो ये लिविंग की बॉडी में ही होती हैं, बट अगर लिविंग बॉडी के बाहर ये रिएक्शन कराई जा रही है तो क्या ये लिविंग थिंग होगी? नहीं, तब ये लिविंग थिंग नहीं होगी,
ओनली एक नॉर्मल केमिकल रिएक्शन होगी, ठीक है। सो इसीलिए एनसीईआरटी में ये लाइन दिया गया है कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन लिविंग रिएक्शन तो होती हैं बट ये लिविंग थिंग नहीं होती हैं। सो आई होप क्लियर हो। आपने बहुत सारी ऐसी आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस के बारे में पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन यूनिट में, ठीक है। उसमें जाइगोट, इंट्राफैलोपियन ट्यूब, है ना, ये सारे बहुत सारे उसमें पढ़े होंगे आपने टेक्नोलॉजी। फिर आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्शियसनेस। अब कॉन्शियसनेस क्या होता है? कॉन्शियसनेस भी एक लिविंग का डिफाइनिंग कैरेक्टर है, ठीक है। कॉन्शियसनेस भी क्या है? लिविंग का डिफाइनिंग कैरेक्टर है। कैसे? कॉन्शियसनेस होता क्या है? तो देखिए, कॉन्शियसनेस एक टाइप की एबिलिटी है जो ओनली लिविंग थिंग को मिली है, ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म को मिली है। ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसके द्वारा अगर ऑर्गेनिज्म के आसपास के इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज हो रहा है तो वो उसको फील कर सकता है, उसको सेंस कर सकता है, ठीक है। चाहे वो फिजिकल चेंजेस हो, केमिकल चेंजेस हो, है ना, वो उनको फील कर सकता है, सेंस कर सकता है, महसूस कर सकता है और रिस्पॉन्स भी कर सकता है, ठीक है। तो अगर हमारे आसपास के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई भी चेंजेस हो रही हैं और हम उनको सेंस कर पा रहे हैं तो इसी एबिलिटी को क्या कहेंगे? कॉन्शियसनेस, ठीक है। जैसे कोई हमें टच करता है तो हमें सेंस हो जाता है, पता चल जाता है कि उसने टच किया, तो ये क्या है? एक तरह की कॉन्शियसनेस है। तो कॉन्शियसनेस ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास है। सो एक बार लाइन क्लियर कर लेते हैं। एबिलिटी टू सेंस एंड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल स्टिमुलाई को सेंस करने का और रिस्पॉन्स करने का जो एबिलिटी है इसी को कहा जाता है कॉन्शियसनेस। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव कॉन्शियसनेस। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास कॉन्शियसनेस होता है। अब देखिए, हमारे पास तो कुछ सेंस ऑर्गन होते हैं जैसे ईयर, नोज़, आईज़, जिनसे हम सेंस कर पाते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई को, लेकिन प्लांट्स के पास कोई भी सेंस ऑर्गन नहीं होते हैं बट फिर भी इनके पास कॉन्शियसनेस होता है। जैसे छुई मुई का पौधा, उसको जब टच करो तो वो क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती हैं उसकी पत्तियाँ, तो उसके पास भी क्या है? कॉन्शियसनेस है, ठीक है। तो प्लांट और लाइट जिस साइड से आती है उस साइड लीफ जो होती हैं वो टर्न हो जाती हैं, तो ये सब क्यों हो रहा है? कॉन्शियसनेस की वजह से, ठीक है। सो प्लांट्स लैक सेंस ऑर्गन्स बट दे हैव कॉन्शियसनेस। क्लियर है? अब देखिए, कॉन्शियसनेस के बाद एक और प्रॉपर्टी होती है जो लिविंग की डिफाइनिंग कैरेक्टर ही है, ठीक है। लेकिन एक दिक्कत ये है कि ये जो कैरेक्टर है ना वो हायर ऑर्गेनिज्म जिनकी हाईएस्ट लेवल पे अभी इवोल्यूशन के दौर पे चल रही है, हाईएस्ट लेवल उनके पास है, मीन्स ह्यूमन के पास, ठीक है। और उस कैरेक्टर का नाम है सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है वो एक तरह का हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, मीन्स कॉन्शियसनेस का भी बाप है ये, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी है वो ओनली ह्यूमन के पास ही प्रेजेंट हुए, ओनली ह्यूमन के पास ही प्रेजेंट है, मीन्स हम लकी हैं, ठीक है। हमारे पास ही है सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब हम खुद को समझ सकते हैं, खुद को ही सेंस कर सकते हैं, ठीक है। अपने अंदर क्या हो रहा है हमारे, अंडरस्टैंड, ओके। सो हमारा जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो लिविंग का नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर। डिफाइनिंग कैरेक्टर तो कंप्लीट हो गया। डिफाइनिंग कैरेक्टर क्या क्या हम लोग पढ़ लिए? डिफाइनिंग कैरेक्टर में हमने पढ़ा सबसे पहले सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, फिर मेटाबॉलिज्म पढ़ा, फिर इसी में हम लोग मेटाबॉलिज्म में आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन के बारे में ही पढ़ लिए,
फिर कॉन्शियसनेस पढ़ लिया, सेल्फ कॉन्शियसनेस पढ़ लिया। तो ये सब क्या थे, लिविंग के डिफाइनिंग कैरेक्टर थे। अब इसमें से जो सेल्फ कॉन्शियसनेस और आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन पढ़ा है तो एडिशनल था, ठीक है। लिविंग की डिफाइनिंग कैरेक्टर तो 3 ही हमने पढ़ी है, क्या क्या। पहला तो हमने पढ़ा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा हमने पढ़ा मेटाबॉलिज्म और तीसरा कॉन्शियसनेस। ये लिविंग की डिफाइनिंग कैरेक्टर है। अब लिविंग की जो नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर हैं, मीन्स लिविंग में भी मिलेंगी और हो सके तो नॉन लिविंग में भी मिलेंगी, है ना, ऐसा है। और लिविंग में हो सके तो नहीं भी मिलेंगी, ऐसी कैरेक्टर हैं ये। तो पहला कैरेक्टर जो है नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर वो है ग्रोथ। अब ग्रोथ क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। ग्रोथ नॉन डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, पहली ही लाइन क्लियर है। अब देखिए ग्रोथ 2 टाइप की होती है, या तो मास में इंक्रीज देखने को मिल जाए, या तो मास बढ़े, या तो उस ऑर्गेनिज्म का नंबर बढ़े। ये दोनों ही एक टाइप की ग्रोथ हैं। अगर नंबर बढ़ रहा है तो भी एक टाइप की ग्रोथ ही है, या फिर ऑर्गेनिज्म का मास बढ़ रहा है तो भी एक टाइप का ग्रोथ ही है, ठीक है। सो इसीलिए एनसीईआरटी ने लिखा है कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। ये ग्रोथ के क्या है, ट्विन कैरेक्टर हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, ओके। सो अब अगर हम देखें तो प्लांट की साइज़ में जो ग्रोथ होता है ना, उनकी बॉडी में जो ग्रोथ होता है वो थ्रू आउट लाइफ स्पान होता है। उनकी पूरी जीवन काल में ये ग्रोथ देखने को मिलता है। प्लांट हमेशा बढ़ता ही रहता है लंबाई में, ठीक है, उसकी साइज़ वेट हमेशा बढ़ती रहती है। लेकिन एनिमल्स में जो ग्रोथ होती है वो अप टू सर्टेन एज, जैसे हमारे में ही ग्रोथ कुछ एज तक ही होती है ना, तो एनिमल में ग्रोथ जो होती है वो सर्टेन एज तक होती है। लेकिन प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो पूरी लाइफ स्पान में होती है, ठीक है। अब आगे क्या है, अब ग्रोथ इन लिविंग एंड ग्रोथ इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि लिविंग का डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है, मतलब ये लिविंग में मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि लिविंग में भी मिले और नॉन लिविंग में भी मिले। तो ग्रोथ कुछ ऐसा ही कैरेक्टर है, ये लिविंग में भी मिलता है और नॉन लिविंग में भी मिलता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। ग्रोथ इन लिविंग, अब लिविंग में कैसा ग्रोथ होता है, तो लिविंग में जो ग्रोथ होता है ना वो इरिवर्सिबल होता है। मतलब एक बार अगर लिविंग की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी में ग्रोथ हो गया ना, तो वो जो ग्रोथ है वो दोबारा कम नहीं होगी, ठीक है। एक बार जो ग्रोथ हो गई वो फिक्स हो गई। और ये जो ग्रोथ होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो इंटरनल ग्रोथ होती है, ठीक है। ऐसा नहीं बाहर से वो ग्रोथ होगी एक्सटर्नल, इंटरनल ग्रोथ होती है। उसके बॉडी के सारे ऑर्गन ग्रोथ करते हैं, ठीक है। सभी ऑर्गन में सेल डिवीज़न होता है, सभी की ग्रोथ होती है। लेकिन जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हैं, जो नॉन लिविंग थिंग है, उनमें जो ग्रोथ होती है वो रिवर्सिबल होती है। अब रिवर्सिबल क्यों होती है, मतलब ग्रोथ हो गई तो बाद में कम भी हो जाएगी, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो ग्रोथ है वो एक्सटर्नल ग्रोथ होता है या सरफेस ग्रोथ होता है। जैसे कि जो माउंटेन हैं, जो बोल्डर्स हैं, उनमें क्या होता है कि डस्ट के पार्टिकल आके जमा हो जाते हैं, ठीक है। माउंटेन में आके डस्ट के पार्टिकल जमा हो जाते हैं। तो माउंटेन पहले इतना सा था, अब माउंटेन की हाइट बढ़ गई ना, उसकी चौड़ाई बढ़ गई, उसका वेट बढ़ गया। तो एक तरह का ये भी क्या है, ग्रोथ ही है। मैंने बताया था कि अगर मास भी इंक्रीज हो रहा है तो वो एक तरह का ग्रोथ ही है। तो यहाँ पे भी ग्रोथ ही हुआ है। लेकिन ये ग्रोथ क्या माउंटेन के अंदर ही डस्ट पार्टिकल जाके घुसे क्या? नहीं, ये डस्ट के पार्टिकल जो हैं वो ओनली ये माउंटेन की सरफेस पे ही एक्यूमुलेट हुए हैं, जमा हुए हैं, ठीक है। सो ये जो ग्रोथ है वो एक्सटर्नल ग्रोथ है, सरफेस ग्रोथ है। जो बाद में बारिश आ जाए, आंधी तूफान आ जाए तो ये धूल, ये जो डस्ट हैं ये बह सकते हैं, कहीं और जा सकते हैं, तो फिर इस रिड्यूस भी हो सकती है ना इसकी ग्रोथ। इसका वेट कम हो जाएगा, इसका मास कम हो जाएगा, इसकी हाइट
विड्थ सब कम हो जाएगी। तो ये ग्रोथ जो है वो रिवर्सिबल है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। क्लियर है? सो ये जो ग्रोथ है वो रिवर्सिबल होती है, क्योंकि ये जो ग्रोथ है वो एक्सटर्नल या सरफेस ग्रोथ होती है। नेक्स्ट है कि ग्रोथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड ग्रोथ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें भी तो ग्रोथ देख लें। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें भी दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिनको हम एक सेल ही बोल सकते हैं। भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सेल ही तो है, उसकी बॉडी में एक ही सेल, तो हम उसको नॉर्मली सेल भी कह सकते हैं। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तो भाई कई तरह के होते हैं। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा होगा, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ देख लेते हैं कि उसमें ग्रोथ किस पैटर्न का होता है। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, चलिए देख लेते हैं एक डायग्राम के थ्रू। मान लीजिए ये कोई एक यूनिसेलुलर इंडिविजुअल है, या आप बोल लो एक सेल है। ठीक है, बात एक ही है, पेरेंट है। इसमें हुआ माइटोसिस, माइटोसिस से इसने 2 ऑफ स्प्रिंग बना लिए, मतलब 2 सेल बना लिए। तो खुद ही सेल है तो इसके बच्चे भी क्या बनेंगे, सेल ही बनेंगे। इसमें जब ग्रोथ होगा। अब माइटोसिस यहाँ पे सेल डिवीज़न है। माइटोसिस क्या है, सेल डिवीज़न का एक तरीका है। तो मैंने बताया था अगर किसी के नंबर में इंक्रीज हो रहा है तो वो भी एक तरह का क्या है, ग्रोथ है। यहाँ पे एक सेल ने 2 सेल बना लिए डिवीज़न करके, तो यहाँ पे सेल का नंबर बढ़ा तो ये भी एक तरह का ग्रोथ है। और दूसरी तरीके से देखें तो पेरेंट्स ने 2 ऑफस्प्रिंग बना लिए, सेल से सेल ही बनेगा ना, तो पेरेंट्स से 2 ऑफस्प्रिंग भी बन गए, 2 नए सेल भी बन गए। तो एक तरह से यहाँ पे रिप्रोडक्शन भी हो गया। तो यहाँ से कंफर्म क्या है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनमें ग्रोथ क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि दोनों सेम ही प्रोसेस है। ग्रोथ भी वही है, रिप्रोडक्शन भी वही है। ठीक है, दोनों सेम चीज़ ही है। अब आगे क्या है, लाइन क्लियर कर लेते हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिम्स। मीन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सेम प्रोसेस ही हैं। नेक्स्ट लाइन है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन प्रोसेस म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स हैं। म्यूचुअली इंक्लूसिव का मतलब है जब ग्रोथ हो रहा है तो रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। ठीक है, मतलब दोनों प्रोसेस ही हैं, वो दोनों प्रोसेस ही हो रही हैं। आप ग्रोथ कह लो या रिप्रोडक्शन कह लो, एक ही बात है। ठीक है, अब देख लेते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ, ग्रोथ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों अलग प्रोसेस हैं, दोनों अलग अलग इवेंट हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, इंडिविजुअल का बर्थ होता है, फिर वह एक सर्टेन एज तक क्या करता है, ग्रोथ करता है। ग्रोथ करने के बाद उसकी रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी आती है ना, मेच्योर होता है रिप्रोडक्टिवली, देन वो जाके रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले उसकी ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ के बाद वो रिप्रोडक्टिव फेज में आ रहा है, तब जाके रिप्रोडक्शन कर रहा है। सो क्लियरली एक लाइन कह सकते हैं कि इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर नॉट म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट। इनमें ये दोनों सेम चीज़ नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ है। ठीक है, ग्रोथ के बाद जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन को भी लिविंग का डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं माना गया है, नॉन डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। रिप्रोडक्शन क्या है, नॉन डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। अब लिविंग का ये नॉन डिफाइनिंग फीचर क्यों है, क्या ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं मिलता?
तो ऐसा नहीं है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलता है बट सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं मिलता। कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हैं जो रिप्रोडक्शन उनमें नहीं होता, वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं होते, ठीक है। तो और अभी मैंने बताया था कि डिफाइनिंग कैरेक्टर उसे ही कहेंगे जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो विदाउट एनी एक्सेप्शन, है ना। सो अब मीनिंग देख लेते हैं रिप्रोडक्शन का टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन करने का क्या मतलब है? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी हमने पढ़ा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेल का नंबर बढ़ता है, तो उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम ही चीज़ है। सो क्लियर है कि मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज सेल डिवीज़न। उसमें रिप्रोडक्शन का मतलब सेल डिवीज़न है, सेल डिवीज़न होगा तो रिप्रोडक्शन है, वो एक तरह का न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे और वही ग्रोथ भी है, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसे होगा? बाई सेल डिवीज़न, और रिप्रोडक्शन भी कैसे होगा? बाई सेल डिवीज़न। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन प्रोसेस का क्या मतलब है? तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का मतलब है प्रोजेनी का प्रोडक्शन करना, न्यू ऑफ स्प्रिंग को बनाना, प्रोजेनी को बनाना, ठीक है। अब जो हायर ऑर्गेनिज्म है उनमें तो प्रोजेनी बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनती है, जैसे ह्यूमन एंड अदर हायर ऑर्गेनिज्म। तो अब हम टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कैटेगराइज इस बेस पे किया गया है कि इनमें फर्टिलाइजेशन होता है या नहीं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें गैमीट का फर्टिलाइजेशन होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। इसी डिफरेंस के बेस पे ये 2 टाइप बनाए गए हैं रिप्रोडक्शन के। चलिए इनमें कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं। जैसे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो यूनिपेरेंटल होता है, इसमें एक ही पेरेंट जो होता है वो सक्षम होता है अपने बच्चे बनाने में, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। मेल है तो वो अपने आप ही अकेले ही अपने बच्चे ले लाएगा दुनिया में, फीमेल है तो वो भी अकेले ही बच्चे ले लाएगी, उसको ज़रूरत नहीं है मेल की, ठीक है। जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो यूनिपेरेंटल भी होता है और बाई पेरेंटल होता है। लेकिन मोस्टली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ऑर्गेनिज्म करते हैं वो 2 ऑर्गेनिज्म ही होते हैं, उनमें मेल फीमेल का पेयर ही होता है, ठीक है, वो बाई पेरेंटल होते हैं। लेकिन यूनिपेरेंटल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है, नेक्स्ट डिफरेंस है वो क्या है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन होता भी है और नहीं भी होता है। कभी कभार कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो गैमीट का फॉर्मेशन करते भी हैं और कुछ ऐसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म भी हैं जो गैमीट का फॉर्मेशन नहीं भी करते हैं। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें ऑलवेज गैमीट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, उसमें ऑलवेज गैमीट का फॉर्मेशन होगा। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें गैमीट का फर्टिलाइजेशन कभी नहीं होगा। इसी बेसिस पे तो ये रिप्रोडक्शन के 2 टाइप बनाए गए हैं। अगर गैमीट का फर्टिलाइजेशन होगा तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अगर गैमीट का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सो क्लियर है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी गैमीट का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा गैमीट का क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, दोनों गैमीट आपस में फ्यूज होंगे, ठीक है। अब ये जो एसेक्सुअल प्रोसेस है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो एक तरह का सिंपल एंड फास्ट प्रोसेस है। सिंपल है और बहुत तेज़ी से हो जाता है, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और ये बहुत धीरे धीरे होता है।
और नेक्स्ट डिफरेंस क्या है कि कभी भी अगर ऑर्गेनिज्म जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा अगर बच्चे बना रहा है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो बच्चे बनेंगे उनमें कभी भी वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। वो अपने पेरेंट्स के जैसे ही रहेंगे, जैसा पेरेंट्स है वैसे ही सेम टू सेम रहेंगे। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा अगर बच्चे बना रहा है, प्रोजेनी बना रहा है, तो उसके जो प्रोजेनी रहेंगे उनमें वेरिएशन देखने को मिलेगा। वो अपने पेरेंट्स के एग्जैक्ट कॉपी नहीं होंगे, अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो वेरिएशन केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाले ऑफ स्प्रिंग में ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, और कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स देख लेते हैं। अब एसेक्सुअल, चूँकि मैंने बताया सिंपल और फास्ट रिप्रोडक्शन का टाइप है, तो ये कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिए गए थे उनको मैंने कलेक्ट किया है। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप के हो सकते हैं। पहला है फिजन। फिजन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है उसका बॉडी 2 पार्ट 3 पार्ट मल्टीपल पार्ट में डिवाइड हो जाता है और हर पार्ट से नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, और इसी को कहा जाता है फिजन टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिजन जो होता है वो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक पैरामीशियम, अमीबा, सम बैक्टीरियाज में देखने को मिलता है। ठीक है, फिर हमने ऑल बैक्टीरियाज में देखने को मिलता है। उसके बाद दूसरा टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बडिंग। बडिंग हमें ईस्ट एंड हाइड्रा में देखने को मिलता है। सारी चीज़ें याद करने की चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जो है वो प्रोटोनिमा ऑफ मॉस, फिलामेंटस एल्गी जैसे कि स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स एंड फंजाई में देखने को मिलता है। एंड लास्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म का बॉडी जितने पार्ट में डिवाइड होता है ना, वो सारे पार्ट्स फिर से नए नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देते हैं। जैसे अगर प्लेनेरिया के 12 टुकड़े हो गए ना, तो हर टुकड़े से एक एक प्लेनेरिया बन जाएगा। ये इस प्लेनेरिया में मिलने वाले इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है ट्रू रीजनरेशन। ठीक है, तो रीजनरेशन का पावर कहाँ मिलता है, प्लेनेरिया में, और प्लेनेरिया में ये जो ट्रू रीजनरेशन का पावर मिलता है, इसको इसी की वजह से काफ़ी फेमस भी है। ठीक है, तो रीजनरेशन कहाँ मिलता है, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया क्या है, एक फ्लैट वर्म है। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं मान रहे हैं, लिविंग का डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं मान रहे। उनका रीज़न क्या है कि जो रिप्रोडक्शन है ना, वो कुछ हायर ऑर्गेनिज्म में नहीं मिलता है, वो नहीं कर पाते हैं रिप्रोडक्शन। जैसे कि म्यूल हो गया, स्टेराइल ह्यूमन कपल हो गए, वर्कर बीज हो गई, ये हायर ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन फिर भी इनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता, ये रिप्रोडक्शन करने में सक्षम नहीं होते। सो इसी वजह से लिविंग का डिफाइनिंग कैरेक्टर रिप्रोडक्शन को नहीं माना जाता। तो इस आज के लेक्चर में हमने लिविंग की डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर को डिस्कस किया। हमने लिविंग की 3 डिफाइनिंग कैरेक्टर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस को डिस्कस किया। लिविंग की नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। पार्ट 2 में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।